हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है, ज्ञात कीजिए कि उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, एक तार है, उस तार को मैं खींच देता हूँ। मान के चलिए ये एक तार हो गया। यदि इस तार को हम खींच दे, है ना, ये देखो इस तार को हम खींच रहे हैं यहाँ से। देखो अभी तार इतना लंबा है, जैसे खींच देखो इसकी लेंथ बढ़ गई, इसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन अभी ये पेन है तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मान के चलते हैं अभी तार ही है ना, ये तार है। यदि हम इसको खींचते हैं और इसको खींच करके इसकी लंबाई को कितने गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए। मान के चलो अभी 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, इसको खींचता हूँ तो कितने 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर कर देता हूँ। तब क्या बोलता है, ज्ञात कीजिए कि उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो हमें बताना है कि उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक ऐसा एक क्वेश्चन का हल बताने वाला हूँ जिससे अब 3 गुना बोले नहीं, 4 गुना बोले नहीं, 2 गुना बोले। कई बार 2 गुना पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, 2 गुना वाला विकल्प में कई बार पूछा जा चुका है आपको, इसीलिए आप ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान समझेंगे, है ना। ये विकल्प में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। आंसर आप रट के चले जाओगे, रट के जाने से नहीं होता, है ना। अगर आप बना करके देखोगे आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे बनेगा। और इस क्लास में, है ना, इस क्लास में आपको यहाँ पर जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स है, और साथ ही साथ आने वाले क्वेश्चंस है, उनको लिया गया है ना। आपके प्रश्न बैंक से लिया गया है, ये क्वेश्चन आएंगे भी। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आप निश्चित ही क्या करेंगे, फिजिक्स में सफल हो जाएंगे, है ना, भौतिक शास्त्र के पेपर में सफल हो जाएंगे, है ना। उसके बाद में मैं आपको थ्योरम भी पढ़ाऊँगा, थ्योरम की भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आप इसको ध्यान से लिख ले, अपनी कॉपी में बना ले। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो एक तार को खींचकर बुलाओ, उसकी लंबाई 3 गुना करते हैं। तो मैं यहाँ 3 के जगह कुछ और लिखने वाला हूँ। ये भी 3 गुना लिखा है, तो इस 3 गुना की जगह मैं लिखने वाला हूँ n गुना कर दी जाए। कितने गुना कर दी जाए, n गुना कर दी जाए। मतलब ये 3 गुना नहीं किए हमने, अब n गुना किए। ये बात दिमाग में आ गई। अब सुनो आगे क्या करने वाले हैं। वो 3 गुना बाद में मैं आंसर ला के बताऊंगा आपको n गुना मान के चलना है, क्योंकि n 3 गुना की जगह भी कभी 4 गुना बोल दे तो, कभी 5 गुना बोल दे तो क्या होगा आंसर। ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अभी 3 गुना है तो 3 गुना के लिए नहीं निकाल रहा हूँ मैं, n गुना के लिए निकालना सिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए हल में आप क्या कीजिएगा, क्योंकि 3 गुना निकालने के लिए छोटा सूत्र याद होना चाहिए हमको बस, तो वो निकालना सिखा देते हैं। तो हल में देखते हैं कि आपको एक बात पता है कि यदि हम किसी तार को खींचेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन त्रिज्या में कमी होगी कि नहीं, त्रिज्या में कमी। कि अगर लेंथ में वृद्धि होगी, लंबाई में वृद्धि होगी। अब तार जब खींचेंगे, आपने देखा होगा कि एक रबर रहता है, रबर को पकड़ के खींचते हैं तो रबर की लंबाई बढ़ती है, लेकिन उसका क्या हो जाता है बोलो, जो त्रिज्या रहती है ना, वो कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। मोटाई कम होती है कि नहीं, त्रिज्या कम हो जाएगी। अब उसके बाद देखो कि त्रिज्या कम हो जाएगी, लेकिन आयतन तो वही रहेगा। आयतन में कोई परिवर्तन होने वाला है क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि हम अब यहाँ लिखेंगे। तो आपने एक विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि P बोलता हूँ, रो, है ना, रो इज इक्वल टू RA/L। इस फार्मूले की आवश्यकता से, है ना, रो इज इक्वल टू RA/L। अब देखिए यहाँ से R की वैल्यू मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हम R को लिख देते हैं इधर, L का ट्रांसफर इधर करूँगा तो इज इक्वल टू रो L/A। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए मैं क्या कहता हूँ, अंश व हर में L का गुना करने पर, जब अंश और हर में L का गुना करोगे तो R इज इक्वल टू ये हो जाएगा रो L² हो जाएगा। क्योंकि देखो अंश में गुना करूँगा, L पहले से L इंटू L, L का स्क्वायर, और A इंटू L हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि L क्या होता है, A क्या है यहाँ पर, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L क्या है, लंबाई है। जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई का जब गुना करूंगा तो क्या प्राप्त होगा हमको, आयतन। अरे यही तो बात हो जाएगी कि तार कैसा रहता है, एक बेलन के जैसे रहता है, ऐसा बेलनाकार होता है। अगर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और ये लंबाई, तो आपको पता है कि जो बेलन होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, V इज इक्वल टू कितना हो जाता है, πr², और हाइट h होती है तो h। तो वही बात कर रहा हूँ, यहाँ पर h की जगह क्या है, L है, और ये πr² मतलब A है। तो हम आयतन लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू रो
रो एल स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा v, आयतन v। और इसको कारण सहित लिख भी सकते हैं, चूंकि क्या कारण हो रहा है, चूंकि आयतन इज इक्वल टू एल मतलब क्या हो रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना लंबाई। ठीक है, अब देखिए यदि P और V नियत हो, यदि P बोलता हूँ, रो और V नियत हो, है ना। रो क्या है यहाँ पर, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है ना। तो प्रतिरोधकता और क्या हो जाए, आयतन कैसे हो जाए, नियत होंगे। अगर ये नियत हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल L स्क्वायर, R इज प्रोपोर्शनल L स्क्वायर। या मैं इस टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूं, यदि इसको मैं मान लूं कि अगर तार को मैंने खींचा नहीं, पहले जैसा का वैसा तार है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, अगर लेंथ, अगर देखो पहले अगर मैं मान रहा हूं कि लेंथ L1 मान लूंगा पहले की लेंथ, और जो त्रिज्या होगी वो R1 होगी, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अभी मैं लिखूंगा या इसको R1, है ना, R1, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने उसको खींच लिया, ये R1 त्रिज्या कब की है, बोलो R1 त्रिज्या, जो R1 त्रिज्या कब की होगी, या त्रिज्या नहीं, यहाँ पर तो प्रतिरोध है, सॉरी अभी क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध पहले R1 होगा, इसका क्या होगा, प्रतिरोध R1 होगा। अब प्रतिरोध R1 है हमारे पास पहला, है ना, लेकिन जब उसको खींच देंगे तब प्रतिरोध बदल जाएगा, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, R2 हो जाएगा। प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल हटा दूंगा, इक्वल टू लिखूंगा, और ये हो जाएगा L1 का स्क्वायर, ये प्रारंभिक लंबाई है, जब खींचने के बाद इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा तो उसको क्या बोल देंगे, L2, तो L2 का स्क्वायर। अब देखो ये दो टर्म हो गई, ये दो टर्म हो गई ना। अब क्या बात किया कि देखो यहां पर कंडीशन, सेकंड टर्म में उसने प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्न में देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, प्रश्नानुसार, है ना। ये लाइन एक के बाद एक लिखिएगा नीचे में, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, आप याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, L2 जो है, L2 इज इक्वल टू NL1 होगा, क्योंकि यही तो बोला है उसने, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जा रही, n बोला हूं मैंने, 3 नहीं बोल रहा अभी, n बोल रहा हूं, n गुना कर दी जा रही है। अब सुनो मैंने क्या बोला कि n गुना, अगर तार को खींचा तो जो लंबाई आई वो प्रारंभिक लंबाई की कितनी है, n गुना है, कितनी है, n गुना है। तब में L2 इज इक्वल टू कितना हो गया, NL हो गया। चलो ये मान को यहाँ रखने पर तब क्या कंडीशन हो जाएगी, R1 अपान R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर अपान L2 के जगह क्या लिखूंगा, NL1 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये टोटल पूरे पर है ना, तो इस स्क्वायर इस पे भी आ जाएगा, इससे ये L1 स्क्वायर से L1 स्क्वायर कट गया, बचा कितना, इज इम्प्लाइज R1 अपान R2 इज इक्वल टू 1 अपान N स्क्वायर। तो आप इसको देख करके ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसका पक्षांतर इधर करने पर इसका पक्षांतर इधर कर दूंगा, तो R2 इज इक्वल टू N स्क्वायर R1। तो आपको यहाँ एक बात समझ में आ रही है कि R2 क्या है, ये बोलो, तार को खींचने के पश्चात प्रतिरोध है, और ये R1 क्या है, पहले का प्रतिरोध है ना, खींचने से पहले का प्रतिरोध। तो देखो क्या हो गया, ये खींचने के बाद का प्रतिरोध किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, पहले के प्रतिरोध के n स्क्वायर, है ना, n के वर्ग के गुना होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी ये हमको फार्मूला याद रखना है, तब हमको कौन सा फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूले की आवश्यकता पड़ रही है अभी यहाँ पर हमें। अब क्या बोला सुनो, कि तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी गई थी, मतलब 3 गुना कर दी गई थी, तो 3 गुना n गुना, तो यहाँ कितना आ जाएगा, n तो फार्मूला हो गया। अब ये मान रखो कितना हो जाएगा, ये आपका R2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर R1। तो आप इसको लिखेंगे R2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मतलब 9 R1। तो मतलब कि तार को खींचने के बाद जो प्रतिरोध हो जाता है वो प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है। तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना। इसका आंसर 9 गुना। इस बात से समझ में आ रही है कि अगर तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दूं तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का वर्ग 4, अगर 5 गुना कर दूं तो 25। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप, टिक। अब देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः हरी लाल पीली तथा श्वेतधारी है, इसका प्रतिरोध बताइए। हमको ये बताना है कि कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः हरी है, लाल है, पीली है तथा श्वेतधारी है, तब हमें इसका प्रतिरोध बताना है। तो इसको समझने के लिए कार्बन प्रतिरोध को थोड़ा समझना पड़ेगा। कार्बन प्रतिरोधों पे रंग यानी जो रंग होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं उसको समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस पर किस प्रकार से रंग रहते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है BROY, यहाँ तक याद रख लेंगे। क्या हो गया? BROY। इसके बाद आपको रखना है ग्रेट ब्रिटेन, क्या रखना है? GRAT, ग्रेट है ना, क्या था? GREAT, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड WIFE, वाइफ। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद रख लेना है। क्या याद रखना है? ये फार्मूला कि BB रॉय है ना, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ है ना। जो BB रॉय है ये ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ यानी जो ग्रेट ब्रिटेन है उसकी वेरी गुड वाइफ है। आपको ये याद रखना है। तो आपको इससे कलर याद हो जाएंगे कि कलरों का क्रम क्या होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फिर समझाऊंगा कि उसके जो क्या होते हैं अंक किस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो बताऊंगा, है ना। तो वो अंक क्या होंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहा कि B है ना, अब किया होगा तो ये B से क्या हो जाएगा पहला, तो यहाँ लिख देते हैं B से ब्लैक है ना, मतलब काला। ठीक है, B से ब्लैक मतलब काला। अब B से ब्राउन मतलब भूरा। ठीक है, उसके बाद R है ना, R का मतलब होता है रेड मतलब लाल। O का मतलब ऑरेंज का मतलब संतरा कलर। ठीक है, संतरा। Y से येलो मतलब पीला है ना, पीला। G है ना, G से ग्रीन मतलब ये आपको ये पहले वर्ड याद रखने बस, यहाँ के पहले वाले वर्ड। ठीक है, पूरा याद नहीं रखना है। हाँ, तो पहला क्या है? G है, G से ग्रीन मतलब हरा। उसके बाद फिर आ गया B से क्या हो जाएगा बेटा? ब्लू है ना, ब्लू मतलब नीला। उसके बाद V आ गया, V से क्या हो जाएगा? V से क्या होगा हमारा? वायलेट हो जाएगा, बैगनी है ना। V से क्या हो जाएगा? वायलेट, बैगनी। G से क्या होगा? अब G से हो जाएगा हमारा ग्रे है ना। G से क्या हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा। तो ग्रे को हम कैसा लिखते हैं? स्लेटी लिखते हैं हिंदी में ना, स्लेटी। और उसके बाद वाइट मतलब यहाँ W है सामने, तो वाइट हो जाएगा ये, वाइट मतलब सफेद। और दो चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर, आपको यहाँ रखनी है श्वेतधारी का मतलब होता है चांदी है ना, जो चांदी कलर होता है, सिल्वर जिसको बोलते हैं हम है ना, सिल्वर लिख देते हैं, सिल्वर। जो सिल्वर होता है, एक सिल्वर हो जाएगा इसके बाद, और इसके बाद क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा गोल्ड, सोना है ना, जो सोना ये होगा, ये टर्म हो जाएगी। अब देखो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब आपको याद रखना है कि इसके जो अंक होते हैं इसको बोलते हैं 0 अंक, इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, यहाँ तक हो गए। इसको 10% और इसको 5% बोला जाता है, याद रखिएगा इसको। उसके पश्चात अब ये काला रंग है, इसको अगर हम 10 की घात के रूप में रिप्रेजेंट करें तो 10⁻0 की पावर हो जाती है ना। भूरे को हम लिखते हैं ये 1 है ना, तो इसको 10⁻1, 10⁻2 मतलब ये जो अंक है उसकी घात लगा दो बस। 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9, 10 अब देखो तो ये तो हो गया ना, 10⁻9 हो गया। अब ये 10% और 5% जैसा का वैसा रह जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ने कहा क्या, तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः, एक जो कार्बन प्रतिरोध है उस पर क्रमशः
क्या है, हरी, लाल, पीली तथा श्वेतधारी है, तब इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो सीधे सीधे बात देखते हैं, पहले हरा, हरे पर अंक देखते हैं। हरे पर कितना है, हरा कहाँ दिख रहा है आपको, हरा हरा ये है हरा, ठीक है। हरे पर कितने हैं, ये 10% को बता दूंगा मैं कब लेते हैं कैसे लेते हैं। पहले हरा को देखते हैं, हरे में कितने अंक है, 5। तो हरे के लिए जो प्रतिरोध होगा या सार्थक अंक होगा वो कितना है, 5 है। तो यहाँ लिख देते हैं हल। आप हल इस प्रकार से लिखिएगा जैसा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, हल हरा का अंक देख लो, अंक क्या है बेटा, 5 है। फिर हमारे पास क्या आ गया, लाल, लाल का ये लाल का अंक, लाल का अंक कितना हो गया, 2 है, देखो 2 है। उसके बाद क्या है, पीला है ना, पीला का अंक बराबर, अब पीले का अंक कहाँ गया, पीला पीला ये है, पीला का अंक 4 है। लेकिन अब बता रहा हूं, पहला और जो दूसरा रहेगा उसको आप याले अंक लीजिएगा, और जो तीसरा वाला रहता है उसको हम क्या लेते हैं, जो 10 की घात वाले टर्म रहते हैं हमें उसको लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए श्वेतधारी है ना, श्वेत धारी का अंक, जो श्वेतधारी है, श्वेतधारी का अंक, श्वेतधारी मतलब सिल्वर है ना, तो क्या हो जाएगा, 10% है, तो इसको लिखेंगे +R-10%। याद रखिएगा इसको +R-10% लिखा जाता है, तब इन सभी को जोड़ करके लिखेंगे। अब कई बच्चे इसको जोड़ देते हैं कि 5 और 2 10, या कई गुना भी कर देते हैं, 5 दूनी 10, गलत है, वैसा नहीं करते, बता रहा हूं। ये 5 है, पहले 5 लिखो, ये 2 है, 2 लिखो, ये 10 पर 4 की घात है, मतलब कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे, तो ये 4 शून्य लगा दो। अब इसको लिखते हैं +R-10%। ये इसका क्या होता है, इसका प्रतिरोध हो जाता है, ठीक है। आपको अगर ऐसा लिखना है तो ऐसा लिखे, या अब बता देता हूं मैं, या इसको पहले 5 लिखो, फिर ये 2 लिखो, गुना 10 पर 4 की घात है तो 10 पर 4 की घात ही रहने दो, +R-10% लिखा जाता है बेटा, इस प्रकार से लिखते हैं। तो अगर देखें कि एक कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः हरी, लाल, पीली तथा श्वेतधारी है, तब इसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 52 × 10⁴ +R-10%, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।